कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। अहमदाबाद विमान हादसे में जिस तरीके के जख्म दिए हैं, ऐसा लगता है कि इन्हें भर पाना शायद वक्त के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। 297 लोगों की जान चली गई है और दुख की इस घड़ी में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि विमान उड़ने के साथ ही जमीन पर आ गया। जांच एजेंसियों के सामने भी इसी सवाल का जवाब पता लगाने की चुनौती है और ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर अहमदाबाद की सड़कों से लेकर और सोशल मीडिया तक कई अलग अलग थ्योरी चल रही। लेकिन जांच रिपोर्ट के सामने आने से पहले ऐसी किसी भी थ्योरी पर यकीन करना बिल्कुल एक तरीके से अपने आप को धोखा देने जैसा होगा। इसलिए नवभारत की लगातार कोशिश यह है कि आप तक हादसे से जुड़ी सिर्फ फैक्चुअल रिपोर्ट ही पहुंचाई जाए और जब इस हादसे की वजह जानने के लिए जब हम चर्चाएं कर रहे होंगे तो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि हम आपको सिर्फ साइंटिफिक और फैक्चुअल बातें ही बताएं। और इसीलिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, एविएशन एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रों हैं और एयर सेफ्टी के एक्सपर्ट कैप्टन श्याम कुमार हैं। हम इस हादसे से जुड़े वीडियोस और फैक्ट्स सामने रखेंगे और इनके जरिए और इनसे चर्चा के दौरान इस समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही होगी इस हादसे की और यह हादसा क्यों हुआ। तो फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन से पहले अभी जो जानकारी सामने आई है, पहले वो आपको बता दें। तो सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हादसे को लेकर एक जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी सामने आई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे ही विमान एयरपोर्ट के टैक्सी एरिया से रनवे पे आया और पायलट ने इंजन शुरू करने के कुछ देर बाद जैसे ही एक तरीके से उड़ान भरने की प्रक्रिया की शुरुआत की, यानी प्लेन जैसे एक तरीके से रनवे पे रफ्तार पकड़ रहा था, तभी पायलट को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। चूंकि प्लेन टेक ऑफ से पहले जो जरूरी स्पीड होती है, जो कि बहुत हाई स्पीड होती है, उस समय पायलट इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा पा रहे थे और इसलिए शायद उन्होंने यह फैसला किया कि अभी ब्रेक अटेम्प्ट करने की बजाय वो एक बार उड़ान भरेंगे और उसके बाद एक बार फिर से मुड़कर इमरजेंसी लैंडिंग कर लेंगे आगे बढ़ने से पहले। लेकिन 40 सेकंड के भीतर ही, जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसके 40 सेकंड के भीतर ही विमान हादसे का शिकार हो गया। अब सवाल यह है कि यह इतना कम समय है, इतना छोटा समय था कि शायद पायलट को भी अंदाजा नहीं रहा होगा उनको कि आखिर क्या हुआ और इससे कैसे निपटा जा सकता है। 50 सेकंड के भीतर जहाज गिर गया और आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो गया। अब इस इन्वेस्टिगेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट आधार जो है वो ये बन रहा है कि जो पायलट की लास्ट कॉल थी, और सूत्रों के मुताबिक पायलट के फ्लाइट के पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को अपने आखिरी मैसेज में कहा था, वो 3 वर्ड्स थे और वो 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 बातें जो उन्होंने कही, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट, ये 3 बातें उन्होंने कही। जरा गौर से समझिएगा इसके मतलब क्या हैं। ये तीनों जो मैसेज थे इसके मायने क्या हैं। जब उन्होंने कहा कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर और अनेबल टू लिफ्ट, ये किन परिस्थितियों में ऐसा कहना पड़ा होगा, क्या हुआ होगा, किस तरह की तकनीकी खराबी होगी जिसकी या फेलियर होगा जिसकी वजह से उनको यह मैसेज देना पड़ा मेडे का। फ्लाइट के इसी आखिरी जो डिस्ट्रेस मैसेज है, इसके चंद सेकंड के भीतर विमान क्रैश हो गया। अब इसका मतलब क्या है जरा समझिए। स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रों हमारे साथ हैं। सर, ये 3 लाइनें जो है, मतलब अगर जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उसमें सबसे जो बड़ा क्लू अगर आज की तारीख में हमारे पास कुछ मौजूद है अभी, उसमें ये 3 जो मेडे का मैसेज था उसमें से आखिरी के 3 लाइन, 3 शब्द, क्या मतलब क्या? इसको सबसे बड़ी बात, नो थ्रस्ट। नो थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ? नो पावर। नो पावर, आप गाड़ी चलाते हैं, हाँ, आपका वाइपर बंद हो जाता है, इंजन तो बंद नहीं होता। आपका इंजन तो चालू है, चालू, हाँ, लेकिन अगर आपका इंजन बंद हो गया
वाइपर फिर भी चालू रह सकता है, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। लेकिन इंजन बंद हो गया तो गाड़ी तो आगे नहीं जाएगी ना। हाँ। सो थ्रस्ट का मतलब है कि जो ऊपर There's no उठाने power. के लिए जो ताकत चाहिए उसको, जी। जो पावर चाहिए वो पावर नहीं मिल रहा था जिससे जी। कि प्लेन ऊपर उठ सके। जी। उसके बाद उन्होंने लिखा लूजिंग पावर, मतलब तो लूजिंग पावर से मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, वो बिजली सप्लाई की बात कर रहे हैं कि इंजन के पावर की बात कर रहे हैं? अब ये डाउटफुल है, यहाँ अच्छा। पे डाउटफुल है। ओके। जब हम कहते हैं नो पावर, हाँ। दिस ऑल्सो मीन्स थ्रस्ट। ओके। लेकिन हाँ वो पावर इलेक्ट्रिकल थ्रस्ट थी, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन था, टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर था या के हाँ थ्रस्ट फेलियर था। दैट इज हाँ, लेकिन अगर एक सीक्वेंस में देखें कैप्टन श्याम कुमार, अगर हम इसको एक सीक्वेंस में देखें, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, और उसका जो परिणाम है अनेबल टू लिफ्ट, इसका मतलब लूजिंग पावर का मतलब ही कमोबेश जो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ही शायद उनका मतलब था थ्रस्ट से ही, कि इंजन से ताकत नहीं मिल रही है जिससे कि मैं जहाज को ऊपर नहीं उठा पा रहा हूं। आप क्या कहते हैं? रंजीत जी धन्यवाद। दर्शकों को पहले मैं कहना चाहूंगा, एक नेशनल क्राइसिस है और बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जी। तो जो भी बातें हम कर रहे हैं मेच्योरिटी से कर रहे हैं, और इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस हैं इसके। एक्सीडेंट रोज नहीं होते। मैं बहुत परेशान था सुन के कि उन्होंने मेडे कॉल दिया है। हमें बताया गया कि जब हम मेडे कॉल देते हैं तो हम कहते हैं मेडे मेडे मेडे, इंजन फेलियर अटेम्प्टिंग लैंडिंग। तो इंटेंशंस हम जरूर देते हैं। ये आज सुबह निकल के आई बात, कल तक ये आ नहीं रही थी। ओके। लेट तक हम कवर करते रहे, मैं बहुत खोजता रहा कि क्या बोला उन्होंने, ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ मेडे। तो ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नो थ्रस्ट मतलब इंजन को सफिशिएंट पावर नहीं मिल रहा। नो पावर मतलब लूजिंग पावर, उसी का पावर इंप्लीकेशंस है। और तीसरा है कि अब हम ऊपर नहीं जा पा रहे, हमें अब लैंड करना पड़ेगा। यहां पे बोलना चाहिए था अटेम्प्टिंग लैंडिंग, तो उन्होंने सीधे कहा कि अनेबल टू लिफ्ट। कहने का मतलब एटीसी को समझना है कि वो लैंड कर रहा है, ज्यादा लिफ्ट ही नहीं कर पा रहा है 600 फीट का जहाज। तो क्लियर था मैसेज एटीसी को। इसके ज्यादा वो शायद कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, जिसमें पायलट को पायलट की अपनी अपनी ड्यूटी सेट होती है, और रिफ्लेक्स एक्शंस में ये सारे एक के बाद एक एक्शंस होते हैं। अंडर कैरेज उनका डाउन था। एक कहीं से न्यूज आई थी कि उन्होंने 50 फीट पे अंडर कैरेज अप कर लिया था और फिर से डाउन किया। ये अभी तक क्लियर नहीं है और ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता ऐसा हुआ है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अप किया और डाउन किया, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जैसे पेरीमीटर क्रॉस करो एक हाइट पे आओ, अंडर कैरेज ऊपर करते हैं। अंडर कैरेज ऊपर करने का मतलब ड्रैग कम होगा, लिफ्ट ज्यादा मिलेगा। लिफ्ट ज्यादा मिलेगा। तो वो भी एक इशू आ रही है, हालांकि शायद ये ना हो, क्योंकि 600 फीट तक वो अंडर कैरेज डाउन ही था उनका। ठीक और अंडर कैरेज डाउन था इसलिए वो लैंड कर गए। अब जरा हमें समझते हैं कि जब हम थ्रस्ट, नो थ्रस्ट की बात करते हैं तो थ्रस्ट का मतलब क्या है। यहां यह समझना जरूरी है कि प्लेन को थ्रस्ट मिलती कैसे है, या ये कहें कि प्लेन को ऊपर धकेलने वाली ताकत कैसे मिलती है। तो इसको जरा समझिए कि इसको कैसे, जरा सा इसको बताइए। यहां सर जरा सा आप, हाँ देखिए, तो इसमें जो है ना, जो प्लेन को आगे की ओर जो धकेलता है इसको थ्रस्ट कहते हैं, और प्लेन को हवा में जो स्पीड देता है उसको थ्रस्ट कहते हैं, और जो हवा के प्रतिरोध को पार करने के लिए जो जरूरी ताकत होनी चाहिए वो जो ताकत होती है उसको थ्रस्ट कहते हैं, या जो टेक ऑफ उड़ान या की स्पीड जो है बनाए रखने के लिए जो जरूरी होता है इसको थ्रस्ट कहते हैं। यानी कि ये चारों तरह के एक ही ताकत है, लेकिन उसको इसके फंक्शंस अलग अलग हैं। इससे क्या क्या करते हैं, इस थ्रस्ट के जरिए क्या क्या करते हैं, तो वो मैं बता रहा हूं। अगर थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो ये सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि जरा आगे दिखाइए कि थ्रस्ट किन परिस्थितियों में नहीं मिल सकता है, वो क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से थ्रस्ट नहीं मिल सकता है। एक प्लेन को वो ताकत नहीं मिलेगी जिससे कि वो उड़ान भर सके। तो एक तो ये चार चीजें जो शुरुआती हमने जो रिसर्च किया उसमें हमें पता लगा कि भाई या तो इंजन फेल हो गया पूरी तरीके से, दूसरा कि इंजन या तो माल फंक्शन कर रहा था कि जितना थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए था उतना नहीं कर रहा था, ये तो फेलियर है, कंप्लीट फेलियर की बात। दूसरा है कि नहीं भाई जितना थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा था, जितना पावर जनरेट करना था उतना नहीं कर रहा था। तीसरा इंजन फ्लेम आउट, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इंजन में आग लगने जैसी कहीं कोई ऐसा धुएं हुए कि या आग लगते हुए दिखता नहीं है। और पावर कट की पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो काम करना बंद कर दे, और विंग्स के फ्लैप ठीक तरीके से नहीं खुले, इससे भी फ्लैप जो है, इससे भी जो थ्रस्ट है वो कम मिल सकता है। अब जरा ये जो आपको 4-5 चीजें दिख रही है इसमें से मित्रों सर आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? देखिए, जहां तक के इंजन फ्लेम आउट हाँ की बात है
जी। फ्लेम आउट का मतलब कोई आग नहीं लगनी। अच्छा फ्लेम आउट का मतलब है जी कि हवाई जहाज में, जी जेट इंजन में जी पेट्रोल को आग लगाई जाती है ओके इग्नाइटर्स के साथ, जी और वो इंपेलर्स वगैरह घुमाते हैं, इंजन को घुमाते हैं, उससे थ्रस्ट पैदा होती है। अच्छा जब ये इग्नाइटर्स की आग बंद हो जाती है, पेट्रोल जलना बंद हो जाता है, अच्छा उसको कहते हैं फ्लेम आउट। अच्छा दैट अच्छा इज कॉल्ड फ्लेम आउट। अच्छा इसका फ्लेम आउट मतलब जी उसका रिजल्ट क्या होगा? इंजन फेलियर, फेल हो जाएगा। ओके ओके। इंजन माल फंक्शन, हाँ इंजन के कई किस्म के माल फंक्शन हो सकते हैं। हाँ इंजन में आवाज आ सकती है, हाँ कोई इंपेलर टूट सकता है, कोई कुछ भी हो सकता हाँ, है। हाँ। इंजन माल फंक्शन, टेम्परेचर हाई जा सकता है, हाँ। ऑयल प्रेशर हाई जा सकता है, हाँ। ऑयल प्रेशर लो हो सकता है। हाँ ये सारे माल फंक्शंस हैं। अच्छा लेकिन इंजन फेल हाँ और फ्लेम आउट हाँ आर कनेक्टेड। कनेक्टेड। जब अच्छा। फ्लेम आउट हो जाएगा, हाँ इंजन फेल हो जाएगा। अच्छा तो ये चीज क्या हम उड़ान भरने के जैसे जैसे टेक ऑफ हो गए, ये तो दिख रहा है कि टेक ऑफ हुआ एक सर्टेन हाइट तक मैं गया। वो स्टेज बाय स्टेज कवर करूंगा। अच्छा। मुझे जरा थोड़ा टाइम। जी जी बताइए ना। हाँ अगली चीज आ जाती है हाँ फ्लैप्स। फ्लैप्स जो है वो आपके विंग्स के हाँ। पीछे होते हैं। हाँ फ्लैप्स एंड स्लैट्स। स्लैट्स। हाँ अब वो फ्लैप्स और स्लैट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हवाई जहाज के ऊपर लिफ्ट क्रिएट करने से। यस हाँ लिफ्ट क्रिएट होती है दो चीजों से, एक तो थ्रस्ट और दूसरा एयरक्राफ्ट के ऊपर एरोफॉइल सेक्शन जो होता है जी उसको कितना आप स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि मैक्सिमम थ्रस्ट लिफ्ट जनरेट हो। लिफ्ट जनरेट हो। थ्रस्ट और लिफ्ट में फर्क जरा है। सा एक बार ये जरा ये हमारे पास मॉडल है, जरा इसके जरिए बताइए। इसके जल्दी से मैं आपको बता दूं और सर उसके बाद कहेंगे। हाँ। देखिए मैं दर्शकों को ये बताऊं कि एक जहाज है, हाँ। इसको सबसे पहले तो हवा चाहिए उठने के लिए। बर्नौलीज थ्योरम से चलता है, प्रेशर अगर कम होगी तो और नीचे प्रेशर ज्यादा होगा तो जहाज ऊपर उठ जाएगा। अब ये खड़े खड़े तो नहीं हो सकता क्योंकि 10 किलोमीटर स्पीड की हवा थी वहां पर कल जो जब एक्सीडेंट हुआ, तो एयरक्राफ्ट को दौड़ना पड़ता है रनवे के ऊपर, और 225 किलोमीटर की स्पीड, 225 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पर ये टेक ऑफ करता है। मतलब उतनी हवा इसके ऊपर से जानी चाहिए कि ये विंग्स जो है, जो सर कह रहे थे, वो विंग्स पे सफिशिएंट प्रेशर यहां कम हो जाए। जैसे आप मेट्रो के सामने खड़े हो, येलो लाइन के साथ नहीं जाना है क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है, स्पीड ज्यादा, आप सक हो जाएंगे। उसी तरह से लिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए ये जो हम कह रहे हैं इसको, लिफ्ट को अगर हमको उठाना है तो इसको कहते हैं थ्रस्ट और इसको कहते हैं लिफ्ट। यहां से लिफ्ट होता है। अब जितना हर एयरक्राफ्ट के लिए जितना वेट है उस हिसाब से थ्रस्ट चाहिए। तो ये कम हो जाएगा थ्रस्ट तो शायद ये 500 किलो का या 3000 किलो का जहाज उठ नहीं पाएगा। और रनवे डिस्टेंस भी ज्यादा चाहिए, कम चाहिए। तो ये जो पायलट्स जो कहते हैं इसको हम कि अगर पायलट ने सफिशिएंट रनवे नहीं लिया या जल्दी टेक ऑफ कर गया, विंड स्पीड नहीं हुई तो उठ तो जाएगा लेकिन गिर जाएगा। ये बात समझ जो आपने स्टार्ट किया टॉपिक में वो यहां आ रहा है। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ये कहा जा रहा है, कल दो बातें जो कही गई इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज थी, एक तो एक कि टेम्परेचर जो है कल बहुत ज्यादा था, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जमीन के नीचे जो है ना हवा का जो कि डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो कम हो जाता है। तो जब जैसे ही हवा जब कम डेंस एयर रहेगा तो उसमें नीचे से जो जिस लिफ्ट को जनरेट करने की बात आप कर रहे हैं, इंजन पे असर पड़ता है। इंजन में क्या होता है कि जब अगर एयर डेंसिटी कम होती है तो कल हॉट मतलब 38-39 डिग्री टेम्परेचर था कल, और 51% ह्यूमिडिटी थी। और हॉट एंड ह्यूमिड जैसे आपका एसी है, हॉट एंड ह्यूमिड सबसे खतरनाक है, मुश्किल करता है उनको। कंप्रेसर को पहले ये कंप्रेसर है यहां लगा हुआ जहां पर कि डैमेज हो सकता है। तो यहां पे एयर डेंसिटी कम हो तो इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है डीप ह्यूमिडिफाई करने के लिए, ताकि कंबशन चैम्बर में फ्लेम ठीक से बन सके। तो थ्रस्ट कम जाता है। अच्छा। तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है वो हवाई जहाज के लिए सबसे बेकार है। लेकिन भाई कल इसका कैलकुलेशन सैकड़ों हवाई जहाज उड़ान भर रहे थे, लैंड कर रहे थे। सो सिर्फ ऐसा अहमदाबाद में ही हुआ ये बात तो मतलब इस एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, लोडिंग कितनी थी, 1 लाख टन फ्यूल लेके जा रहा था वो, और लंबी दूरी की फ्लाइट थी, फुल्ली लोडेड था, और इस हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में क्या थ्रस्ट जनरेट कर पाया
ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये सही रीजन नहीं भी हो सकता है दूसरे कारण से जो आप दिखा रहे हैं। चार हमने जो हमने बताए, अगले बाकी और भी चार कारण, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जरा बताइए कि और क्या क्या वजह हो सकती है। तो इसमें चार और वजह जो बताई जा रही है उसमें कि एक तो एयर स्टार्टर यूनिट की खराबी हो, या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में कुछ खराबी आ गई हो, सेंसर की गड़बड़ी हो, या गर्म मौसम की वजह से परफॉर्मेंस में कमी हो। हमने गर्म मौसम वाली बात अभी कवर कर ली है, लेकिन सर ये बाकी के तीन चीजों के बारे में क्या कहेंगे, जरा मैं आपके पास आता हूं सर। हाँ सर, ये तो एयर स्टार्टर यूनिट इग्निशन की बात कर रहे हैं, तो इग्निशन तो एयरक्राफ्ट स्टार्ट होने के बाद होता है। और अगर फ्लेम आउट होता है और अगर पायलट चाहे इंजन को फिर से स्टार्ट करना, तब ये बात आती है। अच्छा। जो इसमें रूल्ड आउट है, क्योंकि इग्निशन की जरूरत नहीं पड़ी, एयरक्राफ्ट उससे पहले ही क्रैश कर गया। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में खराबी हो सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल होते हैं, जो उनका जो कंप्यूटर कंट्रोल फ्यूल होता है। और अगर ऐसी स्थिति हो और जरूरत पड़े तो पायलट मैनुअल कंट्रोल ले सकता है और फ्यूल मैनेजमेंट नॉर्मल कर सकता है। पर वो भी इसकी शायद नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि उसके पहले वो सोचते एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। तो ये चांसेस हैं। अच्छा। कि हाँ, सेंसर की गड़बड़ी, जैसे जितना थ्रस्ट दिखाना चाहिए गॉज पे, वो कम दिखा रहा है और पायलट ने पूरी नहीं ली, तो सेंसर कैलिब्रेशन में दिक्कतें कर सकता है। वहां पर सेंसर या वो जितना टॉर्क एक्चुअली इंजन दे रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा है, तो सेंसर की माल फंक्शन उसमें भी आ सकती है। आप क्या, और ये हम कह चुके हैं। क्या ये इसमें से कोई वजह हो सकती है? नहीं। अच्छा, नहीं। क्यों? मेरे को जहां तक के लगता है, जहां तक के पॉसिबिलिटी है जी, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मैल फंक्शन है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मैल फंक्शन का मेरा मतलब है जी, कंप्यूटर मैल फंक्शन है। ओके। ये आजकल के जो जहाज हैं, दे आर ऑल कंप्यूटर कंट्रोल्ड। हर एक कंट्रोल हवाई जहाज का कंप्यूटर कंट्रोल होता है। ठीक है। और दूसरा होता है सिस्टम फ्लाई बाय वायर। फ्लाई बाय वायर में बिजली की तार से एक मोटर कनेक्ट होती है, और उस मोटर से आपके फ्लैप्स, स्लैट्स, एलिरॉन्स, एलिवेटर, रडार सब कनेक्ट, सारे कनेक्टेड होते हैं। वो एयरफ्रेम का फंक्शन होता है ना। यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, हम कहेंगे ये कंप्यूटर कंट्रोल में कोई मैल फंक्शन हो सकता था। ओके। जिसकी वजह से पायलट को मतलब फुल सप्लाई नहीं गई इंजन में, फुल सप्लाई सफिशिएंट नहीं गई, दोनों इंजन फेल हुए। ओके। जिसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं पेट्रोल नहीं आया इंजन में, पेट्रोल नहीं आया। अच्छा, फ्यूल नहीं आया, फ्यूल नहीं आया। क्योंकि कंप्यूटर मैल फंक्शन की वजह से इंजन में फ्यूल नहीं गया। अच्छा, हमने जो रिसर्च किया उसके बारे में भी जिक्र जरा दिखाइए। बाकी जो और चार कारण बता रहे थे, फ्यूल कंप्यूटर सिस्टम में माल फंक्शन, या बर्ड हिट, या इंजन को फॉरेन ऑब्जेक्ट से डैमेज हुआ, या मेंटेनेंस में कमी थी, या पायलट को से कुछ जजमेंटल एरर हुआ। ये इसमें से क्या लग रहा है आपको? क्या हो सकता है? पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा। फ्यूल कंप्यूटर सिस्टम पॉसिबल। अच्छा, ये जो है वो इंजन में कितना फ्यूल जाना चाहिए, कितना पेट्रोल जाना चाहिए, कौन से टैंक से कितना पेट्रोल कौन से इंजन में जाता है, ये कंट्रोल करता। अच्छा, क्या सर आपको लगता है कि ये देखिए, मैंने ये जहाज जो उड़ाए हैं सब फ्यूल कंप्यूटर से ही चलते थे, और हमें ये ड्रिल सिखाई जाती है सिमुलेटर में कि जब एक कंप्यूटर फेल हो, इस पे दो तरह के फेल हो सकते हैं। एक तो पूरा वो फ्यूल सप्लाई दे ही नहीं, और दूसरा इरेटिक हो, कभी दे कभी ना दे, तो उसमें थ्रस्ट वेरिएशन होगा। और अगर क्रिटिकल पाथ पर अब है, टेक ऑफ पर है, उस समय 100% पावर चाहिए। अगर थोड़ा भी पावर कम हुआ तो एयरक्राफ्ट सस्टेन नहीं कर पाएगा, हवा नहीं कर पाएगा, तो वो हो सकता है इसके कारण। और अगर सब जगह हो, सफिशिएंट प्लेस हो, देखिए 787 कैपेबल है सिंगल इंजन टेक ऑफ के लिए, कैपेबल है सिंगल इंजन टेक ऑफ के लिए, पर उसके लिए अलग एसओपी है। पहले से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट को, फ्यूल लोडिंग देखनी पड़ेगी, एटीट्यूड देखना पड़ेगा, विंड स्पीड देखनी पड़ेगी, और प्लान करना पड़ेगा। अच्छा, तो कंप्यूटर फेलियर को भी हम मैनेज कर सकते हैं मैनुअली। एयरक्राफ्ट को मैनुअल ले सकता है पायलट, लेकिन हाइट होनी चाहिए, सफिशिएंट जगह होनी चाहिए। ठीक है, बर्ड हिट मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो इंजन के कोई दूसरे, जैसे कि कई बार ये बात मुझे लगती थी, और जब टेक ऑफ कर रहा है जहाज, जो वीडियो देख रहा हूं मैं, टेक ऑफ के बाद बहुत सारा वहां पे काफी सारे स्मोक काइंड ऑफ थिंग निकले हैं वीडियो से। अच्छा, लेकिन तो क्या दोनों इंजन उससे डैमेज हो जाएंगे? अगर वहां पे जैसे डस्ट था, बहुत ज्यादा डस्ट उड़ा है, बहुत ज्यादा। जस्ट टेक ऑफ के बाद बहुत ज्यादा डस्ट उड़ा है वहां पे। अच्छा, वैसे नॉर्मल भी होता है, लेकिन उड़ा है तो फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज का चांसेस बनता है। हालांकि दोनों इंजन में एक साथ होना तभी हो सकता है जब बहुत सारे
वहां पे जैसे कहते हैं ना कि गुबार जैसा हो जाए कुछ, हाँ, और हाँ। धुआं जैसा हो, बहुत सारी चीजें एक साथ चली जाए। लेकिन एक जो थ्योरी आपकी बन के आ रही है कि थ्रस्ट शुरू से ही डेवलप नहीं हो पा रहा था और इंजन टेक ऑफ रन पे एयरक्राफ्ट आ गया। हाँ। अब यहां पे मैं जरा सा एक बार इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जरूर, क्योंकि मेंटेनेंस की कमी की बात बिल्कुल अलग हो जाती है। हाँ। अगर इस पे आप जूम करें तो एयरक्राफ्ट, और एक और भी चीज मैंने देखी है कि एयरक्राफ्ट ने बीच से करके और टेक ऑफ किया है। अब वो एक्चुअली रियल है तो पता नहीं, वरना एयरक्राफ्ट जनरली पूरे रनवे को कवर करता है ताकि उसको टेक ऑफ डिस्टेंस मिले, बिल्कुल, तभी वो स्पीड बनेगी। हाँ। अब ये क्या हुआ है कि एयरक्राफ्ट ने यहां से टेक ऑफ किया है और उसके बाद इसको टेक ऑफ करने के बाद एक्सेलरेशन हुई है, और एक्सेलरेशन के बाद इसको कहते हैं रोटेशन। रोटेशन का मतलब जहां पे नोज को आप किया जाता है ताकि लिफ्ट सफिशिएंट जनरेट हो जाए। यहां पे आके उससे लग गया है कि हमारा एयरक्राफ्ट, यहीं पे लग गया उसको कि हमारा एयरक्राफ्ट सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं दे रहा है। लेकिन अब डिस्टेंस जो बचा है पेरीमीटर से इतना कम है कि अगर उन्होंने इंजन को थ्रॉटल बैक किया, इमरजेंसी ब्रेकिंग की, तो शायद वो न रुक पाए और वो पेरीमीटर से टकरा जाए। यहां पे डिसीजन मेकिंग ऑफ पायलट मैटर करता है। वो उसका कमांड है, उसकी स्किल है कि वो डिसाइड करे कि मैं बेस्ट कंप्रोमाइज क्या ढूंढूं, टेक ऑफ करूं। और चूंकि ये सिंगल इंजन कैपेबल एयरक्राफ्ट है, इसलिए उसको पता है, हालांकि फुली लोडेड था, गैटविक जा रहा था, फिर भी वो उसने कोशिश की कि मैंने, अगर ये थ्योरी चलती है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां आते अगर उसको अगर थ्रस्ट नहीं मिल रहा था तो जब ये रनवे पे ये जब स्पीड पे ले रही थी ये फ्लाइट, तो मैं कह रहा हूं कि ये थ्रस्ट तो इंजन से ही जनरेट हो रहा होगा ना, उसके लिए भी बिल्कुल, तो थर्ड लॉ, बिल्कुल उसके लिए भी तो थ्रस्ट इंजन से ही जनरेट हुआ होगा ना, जिससे कि वो उसने करीब 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर जो भी आप कह रहे हैं, वो स्पीड तो उसने उसी इंजन से हासिल किया होगा। और जो इनिशियल टेक ऑफ हुआ, इनिशियल जो हाइट उसने 600 फीट की ली, तो वो भी तो इसी से हुआ होगा। लेकिन वो यहां हो जाना चाहिए था, वो यहां जाके हुआ। अच्छा, तभी तो वो आगे चला गया। ओके, नहीं सर, नहीं, आई डिसएग्री। प्लीज डोंट गिव अ, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, टेक ऑफ के दौरान 3-4 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, एक तो आप रनवे पे आ गए, रनवे के बीच में से एंटर किए और वहां से टेक ऑफ किए, वो नहीं होता। वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में होता है, डिफरेंट एरोप्लेन्स के साथ होता है। लेकिन ऑलवेज हमने देखा है, अगर बीच में से कोई एंटर करता है, एंड तक जाता है, यू हैव टू गो टू द टेक ऑफ पॉइंट, बिगनिंग ऑफ द रनवे, जहाज कोई भी हो, बिगनिंग ऑफ द रनवे से टेक ऑफ करता है, नंबर 1। नंबर 2, टेक ऑफ पॉइंट पे आप प्री टेक ऑफ चेक्स करते हैं, कंप्लीट चेक्स होते हैं, रिवाइज होता है सब कुछ, बिल्कुल, और सब इंस्ट्रूमेंट्स और फीडबैक चेक होती है। जब एटीसी क्लियरेंस देती है तो पावर खोल के हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रन के दौरान, टेक ऑफ रन के दौरान, टेक ऑफ रन वो होता है शुरू करने से अनस्टिक तक, एयरबोर्न। टेक ऑफ रन के दौरान आफ्टर यू स्टार्ट रोलिंग, फर्स्ट स्टेज आती है V1। अच्छा, उसको कहते हैं V1, वेलोसिटी 1। मीन्स के अगर मैं यहां तक स्पीड मेरी आती है, एडिक्वेट स्पीड आती है, तो मैं आगे जा सकता हूं, नहीं तो मैं यहीं पे अबॉर्ट करूंगा टेक ऑफ। अच्छा, V1 अबॉर्ट करने का उनके पास ऑप्शन था, होता है, हर एक पायलट के पास होता है। अच्छा, हर एक एयरक्राफ्ट में होता है। ओके, सो मेरे पास V1, दैट इज कॉल्ड V1, इट्स अ स्टैंडर्ड टर्म। आई हैव एन ऑप्शन टू डिसाइड टू टेक ऑफ और नॉट, इट इज कॉल्ड गो और नो गो। अच्छा, चलूं या ना जाऊं। यहां से आपने डिसाइड किया कि मेरी स्पीड ठीक डेवलप हो रही है, इंस्ट्रूमेंट पैनल ठीक है, नाउ आई डिसाइडेड टू गो फर्दर। ओके, इसके बाद जब और स्पीड डेवलप होती है, फिर मेरा नोज। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि चूंकि प्लेन ने टेक ऑफ किया, इसका मतलब है कि टेक ऑफ तक पायलट को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका, अंदाजे की बात ही नहीं है, सब कुछ ठीक था, मैं सब कुछ ठीक था, इट वाज 100% ओके। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भाई, सर यहाँ पे मैं अपनी बात कहना चाहूंगा फिर से। ये बहुत कॉमन बात है जो हम सुन रहे हैं अभी फिलहाल, और ये कभी कभी ऐसा होता है, ये V1, V2, टेक ऑफ स्पीड, रोटेशन स्पीड, ये सब के ऊपर भी पायलट अपनी बात कर लेता है और टेक ऑफ कर जाता है, कर सकता है। और कई बार ऐसा हुआ है, यानी कि कंप्रोमाइज ढूंढने पड़े हैं, तो फिर टेक्निकली जो बता रहे हैं उससे ऊपर की बातें कर रहे हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, चूंकि ये 50 सेकंड के भीतर हादसा हुआ है, सर मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मैं अभी अगली 50
सेकंड के भीतर यह हादसा हुआ है और इस क्रैश के इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह समझा जा रहा है कि विमान जितनी देर हवा में रहा उस दौरान उसका एक एक सेकंड क्या क्या हुआ और इसको लेकर के अभी जो है ना ये उस पर सब पर पड़ताल हो रही है, क्योंकि इसी 50 सेकंड के भीतर उनको पता करना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्लेन क्रैश हो गया। तो हर सेकंड इंपॉर्टेंट है और वो कैसे जरा देखिए 27 सेकंड हवा में रहा सर विमान, सिर्फ 27 सेकंड एयरबॉर्न रहा। 7 से 12 सेकंड के बीच का जो वक्त था वो सबसे इंपॉर्टेंट था और 8 सेकंड के बाद प्लेन नीचे आने लगा 8वें सेकंड में। अब उसके बाद 7 सेकंड में सारे सिस्टम डाउन हो गए, मतलब सारा कोलैप्स हो गया और जहाज क्रैश हो गया। मतलब क्या हुआ होगा, मतलब ये समझना बड़ा मुश्किल है सर। मेरे को अगर आप अनइंटरप्टेड जी 1 मिनट दे जी, तो जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। बहुत कुछ समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जी। सो दैट वी कैन बी ऑन द सेम पॉइंट टू जी। थिंक ऑफ। मैंने आपको बताया एक तो V1, उसके बाद आगे स्पीड गैदर होती है तो हम नोज लिफ्ट करते हैं। ओके, नोज लिफ्ट करने तो सर इसमें तो नोज लिफ्ट हुआ है सर। आप देखिए नोज लिफ्ट रनवे पे होता है साहब। ओके, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब ये उड़ान जिस समय भर रहा, जब आप देखिए क्रैश के समय का समय मेरे को वहां तक आने दो। अच्छा ठीक है सर, पहले जहाज को, अभी तो जमीन पे है। अच्छा ठीक है, मेरे को जहाज को पहले, अच्छा ठीक है, हाँ V1 नोज लिफ्ट, हाँ उसके बाद रोटेट। हाँ जब आपकी एडिक्वेट स्पीड आ जाती है, हाँ थ्रस्ट पूरी डेवलप होती है, हाँ आपका हवाई जहाज जमीन छोड़ता है। ओके, देन यू आर एयरबॉर्न। ठीक है, हाँ ओके ना, उसके बाद नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि 50 फुट के आसपास हाँ हम अंडर कैरेज ऊपर कर लेते हैं। हाँ, मतलब जो व्हील्स हैं वो आप वो उसको, अंदर कर लेते हैं ताकि जैसे आपने कहा हाँ, ड्रैग कम होना चाहिए, ड्रैग कम हो जाए, हाँ ड्रैग कम करते हैं। हाँ लेकिन फ्लैप्स एंड स्लैट्स हाँ, अभी भी बाहर होते हैं, अच्छा हाँ क्योंकि वो हमें हाँ, लिफ्ट देते हैं एट लो स्पीड। लो स्पीड, हाँ जब हमारी स्पीड इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जब हम 1500 फुट पे पहुंच जाते हैं हाँ, और स्पीड ठीक बिल्डअप हो रही है, तब हम फ्लैप्स बंद करते हैं। ठीक है, तब तक फ्लैप खुले रहते हैं। लेकिन इस केस में एक्सीडेंट के दौरान व्हील्स नीचे पाए गए हैं, वो दैट्स अ मिस्ट्री। हाँ वो मिस्ट्री है। अच्छा, अभी वो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि चूंकि उनको उड़ान भरते ही इतनी सारी खराबी समझ में आने लग गई होगी, सर, तो इतनी उनको देर में उनको व्हील को बंद करना शायद उनकी प्राथमिकता में नहीं रहा होगा उस समय। इतनी देर में जी 30 सेकंड में अंडर कैरेज ऊपर जाए और अंडर कैरेज दोबारा नीचे आए, ओके, ये पॉसिबल नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसको मैं रूल आउट करूंगा। ठीक है, उसको व्हील अप करने का शायद मौका नहीं मिला, नहीं या मिला। क्या बात हुई, हाँ, क्या नहीं। हाँ। अभी क्या हुआ है कि रनवे हाइट है 190 फुट एलिवेशन, हाँ, अहमदाबाद का एलिवेशन है 190 फुट। ये जहाज गया है 675 फुट तक, हाँ मतलब कोई 400 फुट हाँ, जमीन से 400 फुट। 400 फुट, हाँ 400 फुट में उसने अंडर कैरेज भी ऊपर करना है, एयरक्राफ्ट भी स्टेबलाइज करना है। उतनी देर में हाँ 7 से 8 सेकंड में आफ्टर एयरबॉर्न हाँ, उसको ये फील हुआ है कि थ्रस्ट नहीं आ रहा, नो पावर। अब जब नो पावर आएगी तो उसको और बहुत सारे एक्शन करने होंगे, यस, चेक करना होता है कि हाँ क्यों पावर क्यों नहीं आ क्यों नहीं आ रही, हाँ वो पावर चेक करने की वजह से उतने टाइम तक हाँ ये एयरक्राफ्ट अल्टीमेटली इसका टोटल पावर लॉस हुआ है, हाँ, और वो पावर लॉस के बाद डिसेंड कर गिर गए। अब इसमें एक सर, जब ये तो हमने पहली जो थियरी जितनी बातें हमने की वो सब पायलट के मैसेज पर आधारित था। पायलट ने जो मेडे का मैसेज दिया और उसने जो 3 बातें कही कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर एंड अनेबल टू लिफ्ट, ये इन 3 बातों के आधार पर सारी थियरी है। अब एक थियरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे घटना में, एक लोन सर्वाइवर है सर, एक आदमी है जो कि सिर्फ एक आदमी जो कि जिंदा बचा है, और वो कैसे बचा वो अपने आप में एक चमत्कार है, और मैं बताता हूं। वो उस पर भी आएंगे सर। लेकिन उसने जो कहा उससे क्या क्लू मिल सकता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है सर। और उसने कहा कि जैसे ही जहाज ऊपर उठा अचानक से लगा एक बहुत शोर हुआ और लगा कि जहाज हवा में टंग गया। उसके बाद ऐसा भी लगा कि पायलट ने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है। वो
वो जो महसूस किया उसने वो बता रहा है। यही तीन बात उसने जो कही है, उसमें से जो तीन महत्वपूर्ण बात है कि पहली बात तो ये कह रहा है कि ऐसा बहुत शोर हुआ। अब शोर किस चीज का था? दूसरा उसने कहा कि लगा कि जहाज हवा में टंग गया, और तीसरा ऐसा लगा कि पायलट ने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है। ये क्या, इसका क्या मतलब हो, क्या इससे क्या मुझे समझ में आती है यहाँ पे। तो मैं लगातार उसी थ्योरी को और एयरक्राफ्ट की वीडियो को लगातार देख रहा हूँ। और कल रात को मैंने इस चैनल में, किसी चैनल में 8 बजे रात को ये बात कही जो आपने थीम से शुरू किया है, कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द टेक ऑफ पे जब उसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट रोटेशन पे आ चुकी थी, उसने रोटेट किया, शायद डिस्टेंस बढ़ा के रोटेट तो कर लिया, लेकिन ये बड़ा अजीब मामला है। देखिए ये होता नहीं है नॉर्मली। एज पर एसओपी मैं इंस्ट्रक्टर पायलट हूं, 100 से ज्यादा पायलट बनाए हैं मैंने। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज कब आते हैं और ट्रेनिंग में कब क्या प्रॉब्लम्स आती है। उस हिसाब से मैं इसको बड़ी सावधानी से 5वें चैनल पे मैंने कल बोला है, वो जो आपने शुरुआत में कहा। तो ये बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन ऐसे सिचुएशन बनते हैं। और एक वहां पे धुआं उठा है उसके जस्ट टेक ऑफ के साथ। अब वो गार्बेज था या कुछ डस्ट था वहां पे, और ये जो बार बार कह रहे हैं कि कुछ स्टक हुआ, कुछ हुआ जहाज में, ये जो आई विटनेस है वो बहुत बड़ा क्लू है। तो ये कह रहा है क्योंकि इसके बाद की जो घटनाएं हैं 6-7 सेकंड की हैं, और उसी में मेडे कॉल आ गया। तो पेरीमीटर ही क्रॉस कर रहा था वो। और आप वीडियो देखेंगे तो वो बिल्कुल आराम से, कोई सिमेट्री चेंज नहीं हुई है, विंग्स लेवल है, नोज अप है, और थ्रस्ट लॉस हो गया। तो एक नोज अप है, पूरे टाइम दिखता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, भरने को है, सेकंड भी वो हाइट लूज कर, हाफ ए डिग्री चेंज नहीं हुआ। लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में जैसे लैंड करने जा रहा हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो। और उसके पास चॉइस नहीं था, अंडर कैरेज डाउन ही रहे तो ड्रैग था ही। और 400 फीट जैसे सरकार है, 400 फीट पर ही है उसका। तो एक्चुअली वो उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो उसने बोला नहीं है कि गोइंग फॉर लैंडिंग, पर ऑब्वियसली तो लैंडिंग हो रही थी। एक छोटी सी चीज जिसमें मैं जानना चाहता हूं, करेक्शन करना चाहूंगा। हाँ, आपने कहा कि टेक ऑफ के दौरान डस्ट उड़ा। आप रेतीले मैदान में या किसी भी रेतीली सड़क पे आप गाड़ी लेके जाते हैं, तो आप मेरे को बताएं आपको डस्ट कहां दिखाई देगा, आगे या पीछे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आगे या पीछे? गाड़ी जब गुजरेगी तो पीछे दिखाई देगा ना, आगे तो नहीं। जो कॉन्सेप्ट है कि डस्ट कहीं चला गया अंदर, वो नहीं जा सकता। अच्छा, क्योंकि इंजन तो आगे है। जब हवाई जहाज चलता है, उसके पीछे वॉर्टिसेस होती है, हवा ऐसे घूमती है। जो मिट्टी होती है नीचे, वो मिट्टी को उठाता है और वो पीछे जाती है, आगे नहीं आती मिट्टी। ओके। उसमें जो पत्थर कंकड़ जो आने हैं वो पीछे जाते हैं, आगे नहीं आते। ठीक है, एक लास्ट चीज, आखिरी चीज सर, एक आखिरी चीज। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सोशल मीडिया पर लोग इतनी बातें लिख रहे हैं कि लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हुआ होगा। एक थियरी बहुत चल रही है, लोग कह रहे हैं कि क्या ये कोई साइबर अटैक का मामला हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि चूंकि आपने कहा कि आपने भी बताया कि आज की तारीख में सारा जो फंक्शनिंग है वो एक तरीके से कंप्यूटर कंट्रोल्ड है और इंजन तक कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, ऐसे में क्या उस सॉफ्टवेयर को हैक करके इस तरह के? सर मेरे को आपने बात पूरी नहीं करने दी, ये मैं बात कर रहा था। जी, आपके पास ये जो जहाज हैं, ये एक तो फ्लाई बाय वायर है जो मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा, इट इज ऑल कंप्यूटर कंट्रोल। हर एक सिस्टम हवाई जहाज में, फ्यूल फीड, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, एवरीथिंग इज कंप्यूटर कंट्रोल। ओके, इसको हैक किया जा सकता है सर? बिल्कुल किया। अगर किया गया है तो वो वहां टेक ऑफ करते करते पायलट को समझ में आ गया सर। मेरा ये कहना है कि ये अगर किया भी गया है, देखिए अब इसके मेंटेनेंस कौन करता है, कौन सी कंपनी का इन्वॉल्व है, बहुत सारे पीछे बातें जाती हैं इसकी। उस पर हम चर्चा करें तो बहुत स्पेकुलेशंस हो जाएंगे। तो जो भी हुआ, कंटामिनेशन ऑफ फ्यूल हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, साइबर अटैक हो सकता है, तो वो ये बारी बातें काफी स्पेकुलेशन में। फिलहाल हम मैकेनिकल बातें कर रहे थे जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और फिलहाल हम उसी वस्तुस्थिति पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मुद्दा है वो फिर बहुत दूसरे डोमेन में चला जाता है। हुआ यह है कि जो भी हुआ हो, अगर मैं तो सिर्फ संभावनाओं की बात में सबटोज का चांसेस तो बनता है, लेकिन ऐसे अभी कोई देखिए स्टैटिस्टिकली हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की। मैं फ्लाइट टीम का मेंबर रहा हूं 3 साल, और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के सारे एक्सीडेंट्स आपके सामने हैं मेरे, कम से कम 3000 3,500। तो मुझे पता है जो मैं कह रहा हूं, उसमें फैटल एक्सीडेंट्स इस एयरक्राफ्ट के तो हुए ही नहीं है। अच्छा। और देखिए इनके 1 मिलियन फ्लाइट, जब 1 मिलियन डिपार्चर के बाद 0.027 का वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट एनालिसिस है 0.70,
0.70 1 मिलियन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद। तो इस तरह के एयरक्राफ्ट में साइबर अटैक का अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दुनिया में ऐसे हालांकि एविएशन इंडस्ट्री को जो मॉनिटर करने वाली बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, वो कह रही है कि भाई हाल के दिनों में जो एयरपोर्ट्स हैं और जो एविएशन वो उस पे जो है साइबर अटैक के हमलों में 131% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन साइबर अटैक की वजह से या हैकिंग की वजह से कोई विमान क्रैश हो गया हो, इस तरह की आज तक कोई घटना नहीं हुई है। ऐसे में बहुत सारे जो कयास हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बार जब एक्सपर्ट कमेटी बताएगी कि आखिर क्या हुआ था उन 50 सेकंड में कि एक विमान जैसे ही रनवे से ऊपर उठता है वो जाकर आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इस पे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध। जुवैद, साजिद, अलमीर प्लेन क्रैश पर ठहाका क्यों लगा रही? पहलगाम कत्लेआम पर हंसा, अब प्लेन क्रैश पर भी ठिठोली। मातम में हंसने वाले कौन, हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से?